विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्लास में तुम्हें करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो क्या करोगे उन क्वेश्चंस के लिए, देन हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलो। हाँ जी, इनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो देखो जरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो बेसिकली पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। ठीक, देखो तो हमने दो फंक्शन ले लिए, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो इसका तो कांस्टेंट ग्राफ है, राइट। तो इसका ग्राफ है कुछ ऐसा। ठीक, तो दिस इज y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स का ग्राफ, ये कांस्टेंट ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है फर्स्ट वाला, ये हमारा p की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। अगर p हो गया नेगेटिव, राइट, तो p नेगेटिव होने पे ये ग्राफ जाएगा हमारा ऐसा ऐसा ऐसा। नेगेटिव होने पे सारा का सारा ऐसा जाएगा, राइट। अच्छा, इनफैक्ट p जीरो हो गया तो ये y इक्वल टू जीरो बन जाएगा। y इक्वल टू जीरो इज नथिंग बट x एक्सिस। तो x एक्सिस के केस में भी ध्यान से देखो, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है हर नेगेटिव के केस में, एंड जीरो के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ रहा है, सिंगल। तो कहने का मतलब ये है कि p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो इंक्लूडेड बाय द वे। ठीक, ये तो आएगा ही आएगा, राइट। लेकिन एक सिंगल p की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये चीज पॉसिबल है, जब ये ऐसा हो जाएगा p पॉजिटिव पे ये टेंजेंट बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये इस तरीके से टेंजेंट बन जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस के लिए, राइट, हमें ढूंढना है कि p की वैल्यू क्या होगी, राइट। क्यों? क्योंकि ग्राफ का कर्वेचर बोल रहा हूँ, राइट। तो कितना होगा वो p डिसाइड कर रहा है यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब ये केस ढूंढना है, तो ये केस क्या जा रहा है हमारा, ऐसे एंड ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 y1 पॉइंट पे इन दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी ऐसे, राइट। तो देखो y इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। पहली बात तो x1 y1 दोनों के अंदर सेटिस्फाई करेगा,
तो y1 इज इक्वल टू p x1 का स्क्वायर एंड y1 इज इक्वल टू log e x1। ठीक, पहले तो ये दो चीजें आ गई। देन सेकेंड इज कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का टेंजेंट का स्लोप भी सेम होगा, तो दोनों का डेरिवेटिव भी सेम होगा इन दोनों पॉइंट पे। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो y डैश इज इक्वल टू 2px, तो दैट इज नथिंग बट 2px1। दूसरे का डेरिवेटिव किया y डैश इज इक्वल टू 1/x, तो दैट इज नथिंग बट 1/x1। तो कहने का मतलब ये चीज है कि 2px1 मस्ट बी इक्वल टू 1/x1, तो x1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1/2p। यहाँ से ये चीज मिली, राइट। तो अब मेरे पास क्या क्या इक्वेशन आ गई, ठीक है, ध्यान से देखो। y1 इज इक्वल टू px1 स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आ रही है मेरे पास y1 इज इक्वल टू log e x1, ठीक। देन थर्ड इक्वेशन इज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2p। ये सॉल्व करके आई इस इक्वेशन को, ठीक। एक्चुअली में ये कहाँ से आई है हमारे पास, 2px1 इज नथिंग बट 1/x1। तो यहाँ से ये इक्वेशन मिली, ठीक है, ऐसे बोलो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस वाली इक्वेशन के अंदर x1 स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, तो दैट इज इन दोनों को हमने सेटिस्फाई किया, तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू p इंटू x1 स्क्वायर की वैल्यू 1/2p, तो p कटा तो दैट इज 1/2। तो पॉइंट का y तो मिल गया हमें, दैट इज नथिंग बट पॉइंट का y क्या आ रहा है, 1/2। अब जैसे ही पॉइंट का y मिला हमें, राइट, तो हम इधर से उसका x निकाल सकते हैं सेकंड वाली इक्वेशन से, यहाँ से। तो हमने क्या किया, इधर y पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू log e x1, ठीक। तो log e x1, तो क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज x1 की वैल्यू आई, दैट इज e की पावर 1/2, तो दैट इज नथिंग बट रूट e, ठीक। राजवीर, माइक ऑन कर। यस सर। यहीं पे कंफ्यूजन हुई थी, तूने x1 की वैल्यू बता दी, p की वैल्यू बतानी थी। हाँ जी सर, वो सब्स्टिट्यूट करके आ जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ से p की इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए x1 की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपनी, राइट। तो p की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 1/2 x1 स्क्वायर, तो दैट इज 1/2 रूट e का स्क्वायर, तो दैट इज 1/2 e। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए p की वैल्यू क्या जा रही है, 1/2 e। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, दैट इज p बिलोंग्स टू -infinity टू सॉरी 0 यूनियन 1/2 e। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर है सबको, कोई डाउट है, यस सर। प्लीज बताओ। नहीं सर। ठीक है, चले आगे। इस क्वेश्चन के अंदर, सेकंड के अंदर, वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि फर्स्टली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। राइट नाउ ये जिस फॉर्म के अंदर गिवन है, ये हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, राइट। इस चार चार सॉरी दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x1 y1 सॉरी x1 एंड x2। तो इनका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, राइट। लेकिन ये कहीं ना कहीं हद तक मेरे को थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। अगर ये वाली जो चीज है, राइट। अच्छा चलो मैं नीचे दोबारा लिखता हूँ, एक सेकंड, देखो। हाँ, ध्यान से देखना है चीज कि अगर ये वाली चीज बन जाए एक y1 एंड ये वाली जो चीज है, राइट, ये वाली चीज बन जाए y2, तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी मेरी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा हिंट मिल सकता है कि इस तरीके से हम चल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाली चीज को y1 लेके जाता हूं, राइट, तो मेरा y1 क्या बन जाएगा, y1 इज नथिंग बट x1 स्क्वायर बाय 20 एंड y2 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13, ठीक, ये चीज बन जाएगी। एंड इधर मैंने स्केयरिंग की, तो y2 का स्केयर इज इक्वल टू क्या चीज बन जाएगी, दैट इज नथिंग बट एज इट इज बाहर आ जाएगा 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13,
So that is nothing but minus x square and minus 30x and minus नहीं sorry plus 30x and minus 17 into 13. 17 into 13 कितना आ गया 51 into 17 221. ठीक है, तो ये चला जाएगा y x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 30x1 प्लस 221 इज इक्वल टू 0. ठीक, अब देखो हमने क्या किया +4 तो ये चीज एंड ये तीनों चीजें मिला के टोटल जो चीज है मेरी वो क्या बन जाएगी, दैट इज नथिंग बट x1 प्लस 15 का ये 30 था तो इधर आके -30 हो जाएगा, -30 फिर -15 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो एक इक्वेशन मेरे पास ये रही, एक इक्वेशन ये रही. तो कहने का मतलब पता क्या चीज है, एक सेकेंड यहाँ पे ना x2 y2 था, ये x2 आएगा हर जगह, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. यस, तो अब ध्यान से देखो इसके पैरेलल है y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाय 20. तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 20 एंड सेकंड इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 15 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. इसके ऊपर आने वाला कोई रैंडम पॉइंट है x1 y1 एंड इसके ऊपर आने वाला रैंडम पॉइंट है x2 y2. ठीक, अब ध्यान से देखना पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया. ठीक, ये स्टार्टिंग में देख के हमें थोड़ा सा चमकना चाहिए. ठीक, क्या चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप दे रखा है, राइट. तो अगर हमने इसको y1 एंड इसको y2 लिया तो ये पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला के टाइप में चला जाएगा, राइट. अब ये क्या चीज है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2. ठीक, तो करना क्या है, हमें दोनों पॉइंट के बीच में आने वाला जो डिस्टेंस है उसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालना. बड़ी सिंपल सी बात है. ठीक, अब इसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट किया तो हमें ये चीज पता चली कि x1 y1 इज नथिंग बट इन जनरल पॉइंट जो कि इसके ऊपर आ रहा है पैराबोला के ऊपर, एंड x2 y2 इज नथिंग बट इन जनरल पॉइंट जो इस सर्कल के ऊपर आ रहा है, राइट. तो कौन सा है, ध्यान से देखो, x स्क्वायर बाय 20, x स्क्वायर बाय 20 कुछ ना कुछ ऐसा जाएगा पैराबोला, राइट. अच्छा, ये सर्कल है जिसका सेंटर है 15,0 एंड रेडियस है 2. ठीक, इस तरीके से. तो अब ध्यान से देखो, रैंडमली इसके ऊपर है पॉइंट x1 y1 एंड इसके ऊपर पॉइंट है x2 y2, राइट. तो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना. सो क्वेश्चन अभी हमारा क्या बन गया कि पैराबोला के ऊपर आने वाला एक पॉइंट एंड सर्कल के ऊपर आने वाला एक पॉइंट. अब ये दोनों पॉइंट क्योंकि वेरी हो सकते हैं, राइट, तो इन दोनों के बीच पे आने वाला जो डिस्टेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन का फाइनल इंटरप्रिटेशन हमारा वाला. हाँ जी, इस इंटरप्रिटेशन में किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया कहीं पर भी किसी भी स्टेप में, तो प्लीज बताओ. हाँ जी, क्लियर है सबको, स्टेप बाय स्टेप समझ आया. ठीक है, चलो अब फाइनल आपका क्वेश्चन बना कि इस पैराबोला एंड इस सर्कल के बीच में आने वाला डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है. ठीक है, चलो अब इसको खुद करो, ट्राई करो. ठीक, इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के लिए हिंट है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल. ठीक, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो दोनों की कॉमन नॉर्मल के अलोंग एग्जिस्ट करेगा एंड सर्कल की जो नॉर्मल होती है वो उसके सेंटर से पास करती है. ये भी एक एक्स्ट्रा हिंट है क्योंकि इसके अंदर एक फिगर जो है वो सर्कल आ रहा है, राइट. तो इन दोनों चीजों को कैसे यूज करोगे, ये चीज क्वेश्चन का फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए प्लीज. अच्छा, जरूरी नहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पैरामीट्रिक फॉर्म लेके जानी है पैराबोला की, ये उसके बिना भी हो जाएगा. ठीक है, जैसे देखो जरा, तो हमने ये वाली इक्वेशन पकड़ी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाय 20, तो वाई डैश निकाला वो आ गया 2x बाय 20, तो दैट इज नथिंग बट x बाय 10। तो x1 y1 पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये क्या जाएगा एट x1 y1, तो दैट इज नथिंग बट x1 बाय 10। ठीक, तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की जो स्लोप है, राइट, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट वुड बी -10 बाय x1। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 y1 पे जो नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी वो क्या जाएगी, दैट इज नथिंग बट y minus y1 is equal to slope times, that is -10 by x1 times x minus x1। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन कहां से पास करनी चाहिए, सर्कल के सेंटर से, दैट इज 15,0 से पास करनी चाहिए। तो इसके अंदर 15,0 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y को 0 पुट कर दिया तो ये आ गया -y1, दैट इज -10 बाय x1 इंटू 15 माइनस x1। तो माइनस माइनस कटा तो यहाँ से आ गया x1 y1, दैट इज 10 टाइम्स 15 माइनस x। तो ये चीज मिल गई। एंड प्लस प्लस यहाँ पे हमें पता है कि पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करता है, तो योर y1 शुड बी इक्वल टू x1 का स्क्वायर बाय 20। ठीक, तो y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर बाय 20। तो ये y1 की वैल्यू इधर पुट करा दो तो ये आ जाएगा x1 इंटू x1 स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 15 माइनस x1। ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो यहां से x1 का क्यूब इज इक्वल टू 200 इंटू 15 माइनस x1, ये चीज आ जाएगी। तो ये तो फिर हिट एंड ट्रायल हो गया कि x1 को 10 अगर हमने मतलब वो डेफिनेटली पैरामीट्रिक की फॉर्म से थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर इसके अंदर x1 की वैल्यू 10 आ रही है तो ये चला जाएगा 5 इंटू 200, तो दैट इज नथिंग बट 10,000। बिल्कुल बिल्कुल, x1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ से 10, राइट। तो y1 की वैल्यू इस हिसाब से क्या आ रही है, दैट इज 100 बाय 20, दैट इज नथिंग बट 5। तो पॉइंट इज 10,5। अच्छा, अब ये वाला डिस्टेंस ढूंढने के लिए, ठीक, ये वाला डिस्टेंस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये टोटल डिस्टेंस ढूंढेंगे ये वाला, उसमें से फिर रेडियस जो आ रहा है दैट इज 2 उसको माइनस कर देंगे। तो दैट इज हम क्या करेंगे 15,0 तक का डिस्टेंस ढूंढेंगे। तो इस पॉइंट का, राइट, तो अब हम क्या ढूंढेंगे, इसको नाम दे दो। ठीक, दिस इज पी क्यू एंड आर। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू डिस्टेंस ढूंढ के उसमें से आर क्यू माइनस करेंगे। ठीक, तो दैट वुड बी फाइनल पी आर डिस्टेंस। तो पी आर वुड बी पी क्यू माइनस आर क्यू। तो पी क्यू डिस्टेंस ढूंढने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा हमारा 15 कोमा क्यू पॉइंट है हमारा 15,0, तो 15 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट वुड बी योर 5√2। ठीक, तो टोटल पी आर डिस्टेंस आ जाएगा हमारा दैट इज 5√2 माइनस दैट इज नथिंग बट आर क्यू, आर क्यू की वैल्यू है 2। तो ये आ जाएगा पी आर डिस्टेंस। लेकिन हमें फाइनली ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी आर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है। तो फाइनल मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाय 20 माइनस अंडर द रूट ऑफ 17 माइनस x1 इंटू x1 माइनस 13 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट पी आर का स्क्वायर, तो दैट इज 5√2 माइनस 2 का स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये क्लियर हुआ। चिराग, यस सर। एक दिया, काव्या, स्तुति, वासु, शुभम, राजवीर, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे अगेन जो एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम।
सर वो मीन वैल्यू थ्योरम्स का क्या होगा? वो भी करेंगे, वो बाद में करेंगे। ठीक है। हाँ, वो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी के अंदर ही एक पार्ट आता है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अभी हम क्या करेंगे कि पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे, देन लास्ट में जाके वो थ्योरम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा वास्ट है, इसलिए वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो चलो, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो चलो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक जो है हमारा वो मैक्सिमम मिनिमा है। इस टॉपिक को भी एक्चुअली में हम मैक्सिमम मिनिमा को अंडरस्टैंड करने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक को करने का मेन मोटिव हमारा मैक्सिमम मिनिमा को ही करना है, राइट। तो चलो चलो एक एक करके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज कि अ फंक्शन is said to be strictly increasing in an interval. Let's say interval is I1 if for x1 comma x2 belongs to interval I1, x2 greater than x1 implies f of x2 greater than f of x1. इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन अभी हमने स्टेट की है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग के अंदर, ठीक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों को हम अलग अलग लेके जाएंगे, ठीक। ये आगे जाके फिर मैं इन दोनों के डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद मैं बताऊंगा कि इन दोनों को यूज फिर कैसे करना, ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करना। अच्छा, अब एक फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम कब बोलेंगे, ठीक, जब ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब व्हाट इज दिस कंडीशन? ये कंडीशन क्या बोल रही है कि हमने इनपुट इंटरवल जो है, बेसिकली इंटरवल जो जिस इंटरवल के हम अंदर हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की, उस इंटरवल में आने वाले कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए x1 x2। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, यानी कि x2 जो है वो बड़ा वाला इनपुट है, तो बड़े वाले इनपुट पे आउटपुट बड़ा वाला ही होगा, जो मर्जी हो जाए। तो ग्रेटर इनपुट पे ग्रेटर आउटपुट होना चाहिए, इस चीज का मतलब ये है। एंड छोटे वाले इनपुट पे कम आउटपुट होना चाहिए, इसका मतलब है, ठीक। तो कम इनपुट पे कम आउटपुट, ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, ये चीज को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली। और ध्यान से देखो, इसके बीच में हमने इक्वालिटी नहीं लगाई है, राइट। इसका मतलब है कि पिछले वाले पॉइंट से अगले वाले पॉइंट का आउटपुट बड़ा ही होगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता, राइट। तो अगले वाले पॉइंट का हमेशा जो आउटपुट है वो हमेशा बड़ा ही होगा। इस केस में हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ये इस तरीके से बढ़ रहा है, तो अगर ये पॉइंट तुम्हारा x1 है, ये पॉइंट तुम्हारा x2 है, तो f ऑफ x1 जो होगा, राइट, x1 पे जो आउटपुट आ रहा है f ऑफ x1, वो कम होगा x2 से, दैट इज f ऑफ x2 से कम होगा, राइट। तो इस तरीके से अगर ये चीज हुई, तो जाके उस फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसी के पैरेलल, ठीक, मैं सेकंड डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक। सेकंड इज अ फंक्शन is said to be increasing, अच्छा, और नॉन डिक्रीजिंग, और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। चलो फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने बोल दिया है। इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल I1 if for any x1 comma x2 that belongs to I1, x2 greater than x1 implies f of x2 is greater than equal to f of x1.
अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये बाय द वे दोनों डेफिनेशंस के अंदर सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि यहाँ पे इक्वालिटी है या इक्वालिटी नहीं है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इनपुट बड़ा है x2 जो है, राइट, अगर x2 जो है वो x1 से बड़ा है तो x2 पे जो आउटपुट है अब वो पिछले वाले मतलब कोई भी पिछला जो पॉइंट है x1 उसके बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स इट। अब हम ये नहीं बोले, बेसिकली क्या हो क्या रहा है कि अगले वाले पॉइंट पे वैल्यू कम नहीं हो रही, राइट, या तो बराबर है या तो बढ़ेगी। देखो तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो कम होगी वैल्यू, या तो बराबर रहेगी, या तो बढ़ेगी, राइट। तो अगर बराबर है या बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, और कहने का मतलब है ये कम नहीं हो रही यानी कि डिक्रीज नहीं हो रहा, तो इसलिए उसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। तो देखो बेसिकली क्या चीज है, एक पॉइंट पे अगले वाले पॉइंट पे जाने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है, या तो बढ़ेगी वैल्यू, या तो वही वैल्यू रहेगी, या तो कम होगी, राइट। अच्छा, अब मैं क्या इसको डिफाइन करता हूँ डिक्रीजिंग, बेसिकली ये डिक्रीज हो रही वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज, इसको बोलेंगे वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, और इसी को हम बोल रहे हैं इंक्रीजिंग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, कि कम नहीं हो रही है वैल्यू, या तो बराबर है या तो बढ़ रही है, राइट, और इंक्रीजिंग। अगर मेरे को सिर्फ इसकी बात करनी है, सिर्फ इसकी बात, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करनी है तो इसको बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक। ये अभी आगे आ जाएगा, इस तरीके से बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर बात हो रही है इसके अंदर क्या चीज जा रही है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो बराबर भी हो सकती है, तो इस तरीके से देखो, राइट, मान लो एक इंटरवल आ गया जहां पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, राइट, उसके बाद में वो बढ़ा, राइट। अब अगर मैंने x1 इधर लिया, x2 इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 जहां मर्जी ले लो। अगर तो मैंने x2 इधर लिया, राइट, तो वैल्यू बराबर हो जाएगी, अगर बाद में लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन दोनों केसेस को अगर मैं कंसीडर करूंगा साथ में तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो यानी कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अगर मैंने ये a एंड ये b लिया तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है वो रहेगा इंक्रीजिंग, यानी कि वैल्यू बराबर भी हो सकती है या बढ़ भी सकती है, ठीक। तो अगर वैल्यू बराबर हो सकती है तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, बढ़ेगी बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये चीज, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब इसी के पैरेलली बाकी दो डेफिनेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, दैट इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग in an interval I1 if for any x1 comma x2 that belongs to interval I1, x2 is greater than x1 implies f of x2 is less than equal to f of x1, ठीक। अब बड़े इनपुट पे आउटपुट कम हो गया, ठीक, तो यानी कि इनपुट अगर बढ़ा तो आउटपुट अभी कम हो जाए, राइट। तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीज कर रहा है, या वैल्यू बराबर भी हो सकती है डिक्रीज कर रहा है। तो ये x1, ये x2, x1 इनपुट पे और x2 इनपुट पे आउटपुट जो आ रहा है, राइट, इस तरीके से वो रिलेट कर रहा है, f ऑफ x1 हो जाएगा ये एंड f ऑफ x2 हो जाएगा ये, तो आउटपुट आगे जाने पे आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, देन फोर्थ डेफिनेशन, अ फंक्शन is strictly decreasing in I1 if for x1 comma x2 that belongs to I1, x2 greater than x1, sorry, x2 greater than x1 implies f of x2 is less than f of x1। अब बराबर नहीं हो सकते, राइट। तो जैसे ही अगला वाला पॉइंट आएगा तो वैल्यू मेरी कम होगी ही होगी, ठीक। तो इसका मतलब जाता है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा,
ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? कंफर्टेबल ना हो? हाँ जी सर। ठीक ठीक है। अच्छा, तो इन फंक्शंस के लिए जो अभी सॉरी इन डेफिनेशंस के लिए कहीं पर नहीं हमने बोला कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। सो फॉर अबव केसेस, ठीक, फॉर अबव केसेस फंक्शन need not be continuous and differentiable। फंक्शन को जरूरी ही नहीं है कि कंटिन्यूस होना एंड डिफरेंशिएबल होना। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, मान लो फंक्शन ऐसा है, राइट, एंड दिस इज द इंटरवल I1, लेट्स से ए से लेके बी तक, राइट। अब इस पर्टिकुलर चीज के अंदर देखोगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी है ऑब्वियसली, राइट। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में देखोगे स्टिल फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर मैं अगले वाले पॉइंट पे जा रहा हूं तो वैल्यू मेरी बढ़ रही है और इनफैक्ट बराबर भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सर वो उस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे फिर। सॉरी, उस पॉइंट पे अगर वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे फिर। इस पॉइंट पे हम ऊपर वाले पॉइंट की वैल्यू की बात करेंगे ना। सर अगर ऊपर वाली भी ना एग्जिस्ट करे फिर भी हाँ इंक्रीजिंग। हाँ, फिर भी इंक्रीजिंग होगा भाई। पूरे इंटरवल के अंदर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लेगा ना, पहली बात तो तू एक x1 और एक x2, और दोनों की वैल्यूज को कंपेयर कराएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट की तो बात ही नहीं करेंगे ना हम। हाँ जी। हम हमेशा 2 पॉइंट्स की बात करेंगे अभी। ओके सर। तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले ले, पिछले वाले पॉइंट की जो वैल्यू है वो कम होगी ही होगी अगले वाले पॉइंट से। एक ग्राफ ही इस तरीके से बना है, राइट। तो इसके अंदर क्या जा रहा है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जा रहा है इवन इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन बिटवीन ए एंड बी। मैं वही बोल रहा हूँ कि इन डेफिनेशंस का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ अभी तक फिलहाल हमने कोई भी इनका कोई भी लेना देना नहीं किया है। ठीक, कहने का मतलब ये चीज है कि कोई भी हमने रिलेशन डेवलप नहीं किया है इन फंक्शंस का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। सिर्फ हमने ये चीज बोला है कि अगले पॉइंट पे जैसे x बढ़ेगा, ठीक, तो यू नो x के बढ़ने पे, राइट, अगर ये फंक्शन है तो x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है या x के बढ़ने पे y कम हो रहा है। इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली हमने चलने की कोशिश की है। अब इसके बीच में फंक्शन टूटा हुआ हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, पीक हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ठीक, हमने बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करने की कोशिश की है। x के बढ़ने पे y क्या हो रहा है भाई, बस हमें ये चीज पता करनी है। ठीक है, अभी तक फिलहाल हमने ये चीज देखी ना। ना अब हम ये चीज देखते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ, राइट, तो जाके क्या कंडीशन बनेगी। ठीक, नाउ अब फिफ्थ पॉइंट हमारा, ठीक, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल बोल दिया तो कंटिन्यूअस फंक्शन अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन it will be increasing in the interval I1 if f dash x is greater than equal to 0, right? Sixth, strictly increasing if function is differentiable, then it will be strictly increasing in the interval I1 if f dash x is greater than equal to 0 and point corresponding
to f dash x is equal to 0 should not be a interval but a discrete point only। ठीक, ये दोनों डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है। ठीक, ध्यान से देखो क्या चीज बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट डेफिनेशन हमने बोली कि इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या बोला था, देखो दो डेफिनेशन हमने यूज की थी, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए हमने बोला था कि पिछले पॉइंट के बराबर भी वैल्यू हो सकती है, राइट, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या बोला था कि पिछले पॉइंट के बराबर वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो मर्जी हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज बोल रहे हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को लेके जाऊं, राइट, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, राइट, देखो हम बात कर रहे हैं इस इंटरवल की ए टू बी, लेकिन क्या हुआ इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे इंटरवल के अंदर बीच में एक छोटा सा सब इंटरवल ऐसा आया जहां पे डेरिवेटिव क्या जा रहा है, जीरो। डेरिवेटिव जीरो जाने का मतलब फंक्शन इज अ कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं कर रही, राइट। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के, इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू, कोई भी दो पॉइंट ले लो, एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2, वो दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, एक बात तो ये आ गई। एंड अब इस पूरे इंटरवल ए टू बी के बीच में कोई भी दो पॉइंट लो, तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट लिए तो उन दोनों पॉइंट पे या तो वैल्यू रहेगी बराबर, या तो वैल्यू रहेगी, मतलब बड़े वाले पॉइंट पे वैल्यू रहेगी बड़ी और छोटे वाले पॉइंट पे वैल्यू रहेगी छोटी। तो या तो बराबर हो सकती है या तो छोटी हो सकती है। तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जाऊं तो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो भी जा रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है ड्यू टू इंक्रीजिंग। ठीक, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, ये चीज अब याद रखना कि इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो रहा है कि जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, इट इज एन इंटरवल। ठीक, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स इज जीरो इन एन इंटरवल इन दिस केस, तब जाके हम बोलेंगे कि वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इसके पैरेलली अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लेके जाऊं, राइट, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, अर्नव माइक ऑन करो। जी सर। हाँ जी, अर्नव y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ध्यान से, ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, इसका जीरो पे इंटरवल के जीरो पे डेरिवेटिव क्या होता है, y डैश इज 3x स्क्वायर एट 0,0, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सिंगल पॉइंट है जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, क्योंकि 3x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये सिर्फ जीरो पे जीरो जाएगी। अगर जीरो का लिमिटिंग केस भी लिया, क्या वो चीज जीरो होगी, नो, मतलब जीरो के बहुत पास होगी, बट इट विल नॉट बी जीरो, नॉट बी जीरो। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब यह है कि इट इज अ डिस्क्रीट पॉइंट जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट है। डिस्क्रीट पॉइंट का मतलब अलग पॉइंट है, राइट, वो कंटिन्यूसली इंटरवल में नहीं आ रहा, राइट, तो कंटिन्यूस इंटरवल नहीं बना रहा, राइट, तो वो एक सिंगल पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, राइट। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ अर्नव, जीरो के अराउंड की अगर मैं बात करूं, ठीक, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं जूम करूं तो क्या ये स्टिल ऐसा ही होगा, और बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे एग्जैक्टली इसके जो डेरिवेटिव है वो जीरो जाएगा, लेकिन उसके आगे और उसके पीछे, राइट, यहां पर भी इंक्रीजिंग है, यहां पर भी इंक्रीजिंग है, हाँ या ना, यस। राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है, चाहे इसका एक सिंगल पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, बट कभी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू जो है वो बराबर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के पहले और बाद में ये फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो जीरो जाने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर वैल्यू जो डेरिवेटिव है वो जीरो जा रहा है, बात समझे, यस। राइट। तो मतलब ये चीज है कि यस, इट विल बी इन दिस केस, इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग function as derivative is greater than equal to 0 and 0 at only discrete point। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पे b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट जो पॉइंट कर रहा है वो एक डिस्क्रीट पॉइंट है, वो एक इंटरवल को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो चीज एक पूरे इंटरवल को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है।
हाँ जी, प्लीज क्लियर करो, इन दोनों के अंदर क्लियर हुआ? चिराग, यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जा रहा है, स्टिल वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है। अगर डेरिवेटिव जहां पे 0 जा रहा है वो अगर एक सिंगल पॉइंट है, इंटरवल नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में भी हम डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके जाएंगे। बट हम ये चीजों का ध्यान रखेंगे जब भी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो हमें ध्यान देना है कि जो ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है वो एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए, वो इंटरवल नहीं फॉर्म करना चाहिए। दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, Yes, sir. चलो यस सर। अब देखो सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट है हमारा, इट इज रिलेटेड टू डिक्रीजिंग नाउ। ठीक है, तो इफ अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अब बहुत सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, अब समझ में आ जाएगा। इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग then f dash x is less than equal to 0, and if function is strictly decreasing, then f dash x is less than equal to 0 and f dash is equal to f dash x is equal to 0 exists at discrete point only। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, ये चीज आ गई। ठीक है, अच्छा अब ना एक बिल्कुल बेसिक सा पार्ट देखते हैं कि अगर इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव बोल रहे हैं नेगेटिव होगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात करूं, ठीक, तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है, डेरिवेटिव एट एक्स ले लो, चलो इन जनरल पॉइंट एट एक्स ले लो, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये ले लो, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ही हम बात करें, यानी कि ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी, पहली बात तो ये। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को लाइन में लगाऊं तो ये x पॉइंट होगा, इसका जस्ट पिछला पॉइंट x माइनस h होगा, इसके जस्ट अगला वाला पॉइंट x प्लस h, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं तो ये बाद वाला पॉइंट आएगा, राइट। और अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लेके जा रहा हूं तो बाद वाले पॉइंट पे जो आउटपुट है, राइट, वो या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा होगा, राइट। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है या तो इसके बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा। सो देयरफॉर जो न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर इज आइदर 0 और पॉजिटिव। ठीक, तो इसका जो न्यूमरेटर है इज आइदर 0 और पॉजिटिव। हाँ जी सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। ओके, अभी आ रही है? हाँ जी, वो बता दो जो आपने। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो हमने क्या किया, इन जनरल डेरिवेटिव एट एक्स की बात की। ठीक है, तो उसके लिए या तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेके जाएंगे या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेके जाएंगे। बट क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। बात समझ रहे हो? ठीक, तो अब हम यहाँ से देखने की कोशिश करें कि क्यों डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, क्यों डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, अगर इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये चीज को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो काव्य यहाँ पे ना हम टोटल 3 एक्स की बात कर रहे हैं, एक है एक्स प्लस एच, एक है एक्स एंड एक्स माइनस एच। तो टोटल 3 पॉइंट्स है, एक्स माइनस एच, एक्स एंड एक्स प्लस एच। ठीक है, अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं एक्स माइनस एच एंड एक्स की, तो एक्स बाद वाला पॉइंट है, एक्स माइनस एच पहले वाला पॉइंट है। अब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि बाद वाले पॉइंट पे जो आउटपुट है या तो बराबर हो या तो बड़ा हो। काव्या क्लियर है? यस सर। राइट, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका न्यूमरेटर या तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, राइट, या तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी या तो ये चीज बड़ी होगी। तो यानी कि न्यूमरेटर या तो 0 हो जाएगा या तो पॉजिटिव होगा। तो वही चीज हमने बोली कि या तो न्यूमरेटर 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, और डिनोमिनेटर तो h तो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। तो ओवरऑल वैल्यू जो हो जाएगी, राइट, ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगी dy by dx इज आइदर पॉजिटिव और 0। इसलिए हम बोलते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर हुआ काव्या? यस सर। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, अगर मैं इधर भी इंक्रीजिंग की बात करूं, अगेन x प्लस एच इज ग्रेटर देन x, तो यानी कि बाद वाले इनपुट पे आउटपुट जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर इसका क्या जाएगा,
दैट मींस आइदर 0 और पॉजिटिव जाएगा, तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि dy by dx is either positive or 0 depending upon numerator, depending on upon numerator। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई काव्या। ठीक, Yes, sir. अच्छा अब देखो कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, राइट, अच्छा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि बाद वाले पॉइंट पे कभी भी वैल्यू बराबर नहीं आ सकती, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमेशा एफ ऑफ एक्स माइनस एच से बड़ा रहेगा, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये जीरो भी नहीं जा सकता, तो कहने का मतलब ये चीज है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अब एग्जैक्टली जीरो कब जा सकता है, वो जस्ट इसके अगले पॉइंट पे मैं पहले फंक्शन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है उसको डिफाइन करता हूँ, फिर मैं बताऊँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो बाद वाले पॉइंट पे वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, यानी कि ये वाली जो वैल्यू ये कम होगी या तो इसके बराबर होगी, तो लेस देन इक्वल टू जीरो चला। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक, आई थिंक 9th होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। 9th पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या चीज है। ठीक, तो देखो अ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एट पॉइंट x इक्वल टू x1। ठीक, इफ इट इज इंक्रीजिंग in x1 minus h comma x1 plus h, that is increasing in the small neighborhood around that point। ठीक, बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल ही नहीं सकते, राइट। अगर मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको बोला तो यार जब तक इसके कम छोटा सा छोटा नेबरहुड की भी मैं बात नहीं करूंगा तब तक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई मतलब नहीं है। अब अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमें जज करना है तो हमें उसके आसपास का नेबरहुड लेके जाना ही होगा, उसके अलावा हम उसकी उस पर्टिकुलर फंक्शन की बात नहीं कर सकते। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को जज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अराउंड का सबसे स्मॉलेस्ट नेबरहुड जो पॉसिबल है दैट इज माइनस एच एंड प्लस एच करके हम डिफाइन करते हैं। उस नेबरहुड के अंदर हम बोलेंगे अगर उस नेबरहुड के अंदर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर उस नेबरहुड के अंदर फंक्शन डिक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस पर्टिकुलर तरीके से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब खुद सोचो डिस्क्रीट पॉइंट है तो डिस्क्रीट पॉइंट पे पहली बात तो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जज कर ही नहीं सकते। ठीक है, हमें उसका नेबरहुड लेके जाना ही होगा जो मर्जी हो जाए। ठीक, तो अच्छा अगर नेबरहुड पॉसिबल नहीं है, राइट, फिर हम उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट पॉइंट नहीं बोल सकते अगर नेबरहुड पॉसिबल नहीं है। अगर नेबरहुड पॉसिबल है तो ही जाके हम उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक है, चलो अभी एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं। ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक, या स्कूल में या बोर्ड में तुम्हें क्या करना है कि पहली बात तो वहां पे दो दो डेफिनेशंस को डिफाइन नहीं करते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं। उस केस के लिए तुम्हारे पास सिर्फ दो ही डेफिनेशन आएंगी, दैट इज इंक्रीजिंग, उनका इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है एक्चुअली, तो डिक्रीजिंग। ठीक, इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इक्वालिटी नहीं आती, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, दैट्स इट। स्कूल में, बोर्ड में, या जो भी मैं तुम्हें बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसके अंदर तुम्हें इस तरीके से चलना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग तो डेरिवेटिव लेस देन जीरो, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई डेफिनेशन। ठीक, जो ये कॉम्पिटिटिव लेवल वाली चीजें हैं इनको मिक्स मत करना एनसीईआरटी से,
ठीक है, इनके अंदर हमें इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंगली ही चलना। ठीक है, यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग डेरिवेटिव लेस देन जीरो, यहाँ पे इक्वालिटी की हम बात ही नहीं करते, याद रखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थ्योरी बाय द वे इतनी ही है इसके अंदर, बाकी हमारी सारी की सारी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर प्रैक्टिस है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो साथ साथ में चलते चलते हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या चीज है, कैसे है। ठीक, अब जैसे देखो जरा, ठीक है, क्या चीज जा रही है। क्वेश्चन इज, ठीक, चेक द नेचर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये चीज बतानी है। ठीक, फर्स्ट इज f of x is equal to e की पावर x plus sin x, ठीक, when x belongs to r positive। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब इस चीज को जज करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, ठीक है, कि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या चला गया, दैट इज f डैश x। f डैश x क्या चला गया, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज चेक करना, व्हेन x says x belongs to r positive, तो जो e की पावर x है दैट वुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर e की पावर x जो है ये 1 से बड़ा बड़ा रहेगा, देयरफॉर e की पावर x प्लस साइन x जो होगा, सॉरी प्लस cos x जो होगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस cos x, सो दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये चीज अगर 0 जाएगी भी तो एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 जाएगी, इसके अलावा नहीं जाएगी। उसके पूरा का पूरा इंटरवल के अंदर cos x 0 नहीं होता। तो कहने का मतलब ये क्या है कि f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 एट अ डिस्क्रीट पॉइंट, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डेफिनेटली बोल सकते हो। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज। हाँ जी, क्लियर है सर। राजवीर, काव्या, Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, नेक्स्ट इज कि सेकंड क्वेश्चन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल in which function f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is increasing decreasing। तो वो इंटरवल बताना है जहाँ पे ये इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन जो है ये बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंगली तुम्हें करने हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव लेस देन 0, इक्वालिटी वगैरह कुछ नहीं इंट्रोड्यूस करनी है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9 टू द 18x प्लस 12, तो दैट इज 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो दैट इज नथिंग बट 6 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक, अब वीवी का बना के हम इजीली जज कर सकते हैं 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये चीज जो है पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे, तो यानी कि इंक्रीजिंग। तो फॉर इंक्रीजिंग x belongs to minus infinity to 1 union 2 to infinity, and for decreasing x belongs to 1 to 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये चीज क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक, अच्छा चलो प्रैक्टिस करते हैं अभी। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, और जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन।
फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक, पहला f of x is equal to log of 1 plus x minus 2x over 2 plus x. Second, f of x is equal to 4x square plus 1 by x. Third, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करना एंड जल्दी करना। ठीक, चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीज जा रही है कि f डैश x जो है दैट इज 1 over 1 plus x माइनस 2 कॉमन लिया तो ये 2 कॉमन लेके बन जाएगा x over 2 plus x, इसका डेरिवेटिव तो ये जाएगा 2 plus x का होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर आ जाएगा 2 plus x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू 2 plus x का डेरिवेटिव 1, तो ये x x कटेगा तो ये चीज आ गई तुम्हारी 1 over 1 plus x माइनस 4 by 2 plus x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया तो एलसीएम लेके ये क्या चीज जा रही है 1 plus x इंटू 2 plus x का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2 plus x का होल स्क्वायर, तो 2 plus x का होल स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस ये मल्टीप्लाई करके माइनस 4 माइनस 4x, तो 4x एंड 4 कटेगा तो दिस विल बी योर x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो इसको इंक्रीजिंग होने के लिए देखो ये पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग होने के लिए 1 प्लस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 तो x इज ग्रेटर देन माइनस, तो यानी कि फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी एंड फॉर डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, दैट्स इट। ठीक, अच्छा बीच में एक पॉइंट जो है तुम्हारा दैट इज -2, इसको एक्सक्लूड कर लेना क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, तो -2 को इसके अंदर से एक्सक्लूड कर लेना एक्सेप्ट -2 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि -2 पे डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। ठीक है, तो अच्छा वैसे भी अच्छा एक और चीज इसका डोमेन क्या जा रहा है। ठीक, डोमेन है 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हम वैसे भी x ग्रेटर देन -1 की बात कर सकते हैं, -1 से छोटे छोटे की बात कर ही नहीं सकते, तो अगर -1 से छोटे की बात कर ही नहीं सकते तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है ये हमारे डोमेन में नहीं आ रहा, तो अगर ये डोमेन में नहीं आ रहा तो इसकी बात ही नहीं करेंगे हम। तो कहने का मतलब ये चीज है कि नॉट इन डोमेन, तो डोमेन के अंदर अंदर देखेंगे तो इट इज इंक्रीजिंग, सो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो याद रखना फंक्शन का डोमेन भी चेक करना बहुत जरूरी है। काव्या क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अर्नव, चिराग, अनन्या, Yes, sir. राजवीर, यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय x, तो सेकंड क्वेश्चन इज f of x is equal to 4x square plus 1 by x, तो that is nothing but 4x plus 1 by x, तो f dash x क्या जाएगा that is 4 minus 1 by x square, तो that is nothing but 2x minus 1 into 2x plus 1 divided by x square। तो नीचे वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर वाले का वेव कर्व बनाया तो -1 by 2 plus 1 by 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, so when x belongs to minus infinity to minus half union half to infinity, right, it will be increasing, and x belongs to minus half to half, obviously excluding 0, ठीक, excluding 0, तो ये चीज क्या आ जाएगी डिक्रीज। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। Sure, sir. ठीक, चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट के अंदर एक्चुअली में थोड़ा सा हम ना स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा इजी चली जाती है गेम। ठीक, तो देखो जरा, इसको हमने लिखा 4 sin x माइनस x कॉमन ले लिया, तो बचेगा x प्लस कोस एक्स, सॉरी 2 प्लस कोस एक्स, और वही चीज डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। अब थोड़ा सा डेरिवेटिव करना सिंप्लीफाइड हो जाएगा हमारे लिए, तो एफ डैश एक्स क्या गया, दैट इज 4 टाइम्स 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर 2 प्लस कॉस एक्स इंटू न्यूमरेटर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो दैट विल बी योर 4 टाइम्स, ये बन जाएगा 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x, तो 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ओवर 2 प्लस cos का होल स्क्वायर माइनस 1। सो दैट वुड बी, ये तो 1 बन जाएगा, राइट, so that would be your 4 to the 8 cos x plus 4 by 2 plus cos का होल स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम ले लो एंड एलसीएम लेके ओपन कर दो, 8 cos x plus 4 माइनस 4 plus 4 cos x plus cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 plus cos का होल स्क्वायर, ये 4 4 कटा, एंड इनफैक्ट ऊपर बचा cos स्क्वायर x इंटू सॉरी cos स्क्वायर x एंड 8 cos x माइनस 4, तो प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे cos हमने कॉमन लिया, 4 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से 1 होती है, उसके अंदर 4 ऐड करोगे तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव, तो cos x के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज का फाइनल आंसर कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, और हमें बताना है 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में अब हम क्या क्या चीजें बोल सकते हैं, ठीक, तो जहां जहां पे cos x पॉजिटिव है तो वहां पे इंक्रीजिंग रहेगा, सो इंक्रीजिंग कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जहां पे cos x होता है पॉजिटिव, तो दैट इज 0 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक, अच्छा, इसके अंदर 0 एंड 2 पाई इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि वो इंक्लूडेड है इंटरवल के अंदर, तो फाइनली ये आंसर आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? चिराग, दिया, Yes, sir. अनन्या, स्तुति, राजवीर, काव्या, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।